बड़ी खबर बता दें, 2G घोटाले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बड़ी खबर और आश्चर्यजनक खबर भी, क्योंकि सुबह से ये कयास लगाया जा रहा था कि कोई बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आ सकता है, और सच में ये बहुत बड़ा फैसला है। जिस तरह से ए राजा को गिरफ्तार किया गया, कनिमोई को गिरफ्तार किया गया, तमाम बड़ी कंपनियां, करीम मोरानी, स्वेन, रिलायंस, उसके बाद 2G घोटाले में अगर सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है, तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर और सबसे आश्चर्यजनक फैसला भी है सभी के लिए, पूरे देश के लिए, कि इतने बड़े घोटाले पर जिस पर सबकी उंगलियां उठ रही थी, उसमें सभी आरोपियों एक सेकंड आ गया इस वक्त कोर्ट ने कहा जी All accused have been acquitted. Prosecution has miserably failed to prove its charge. only one sentence, One line. Only one line. The court pronounced that prosecution has miserably failed to prove any of the charge. all the accused are acquitted. All accused are acquitted. अपना नाम? One line decision. सुरेश अंटिल. सुरेश, आप कोर्ट में थे, क्या कहा? जी one line decision was there कि prosecution miserably failed to prove their case, so all accused are acquitted. यानी अब सारे जो तमाम लोग हैं वो बिल्कुल बरी कर दिए गए हैं। किसको बरी के क्या जो बरी करते हो, क्या ये एक सिंगल लाइन डिसीजन वाज देयर। सिंगल लाइन डिसीजन वाज देयर। ओनली वन लाइन। राजा அவர்கள் மீன்பலி அண்ணன் ராஜா அவர்கள் மீது மீன்பலி சுமத்திய மீன் சுமத்தியவர்களுக்கு இன்றைக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார்கள்। ராஜா அவர்கள் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीएमके के जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही उत्साहित है। वकील को आपने सुना, वो बोलने की सीमा से भी ऊपर चिल्लाने की सीमा तक चले गए खुशी के मारे, और उन्होंने कहा कि सभी 17 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। हमारी न्यूज एडिटर आंचल आनंद है ये न्यूज रूम में। आंचल जी, जो फैसला आया वो बहुत आश्चर्यजनक फैसला है। कोर्ट ने तो साफ साफ जो बरी कर दिया है, उससे निष्कर्ष तो यही निकलता है कि इसका मतलब कोई घोटाला हुआ ही नहीं। ये भी कहा जा सकता है कोई घोटाला हुआ नहीं, या एक बार फिर से सीबीआई की किरकिरी की शोर बहुत मचा, लेकिन जिसे कहा जाता है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका मतलब ये है कि सीबीआई अपने केस को प्रूव नहीं कर पाई है। जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने कहा था कि 1,76,000 करोड़ का देश को नुकसान हुआ है, उस आंकड़े को कम कर दिया गया 30,000 करोड़ पे। अब निचली अदालत अगर ये कहती है कि सबको बरी कर दिया जाता है, तो किन कारणवश बरी किया गया है? मैं अभी ये नहीं कहना चाहूंगी कि ये फैसला आश्चर्यजनक था या इस पर कोई टिप्पणी थी, बल्कि कोर्ट ने क्या कारण गिनाए हैं। शोभना, जो प्रथम दृष्टया मुझे लगता है अगर इसको लीगली समझा जाए, तो उसमें से ये बात है कि देखिए, जब भ्रष्टाचार होता है मॉडर्न इस तरह के जमाने में, तो जरूरी नहीं आप मुझे 2 करोड़ दें और उसके बाद मैं आपका काम कर दूं। क्विड प्रो क्वो काम करता है, यानी कि आप एक सर्किटियस रूट से मेरा कोई काम करें, चाहे वो मनी डीलिंग हो या मेरे नाम पे प्रॉपर्टी हो, और वो इतना मुश्किल हो जाए मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करना, और मैं आपको लाइसेंस दे दूं। तो ऐसे केसेस के अंदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए भी बहुत मुश्किल होता है ये मनी ट्रेल को एस्टैब्लिश करना। इस केस के अंदर मनी ट्रेल की जहां तक बात आती है, वो 200 करोड़ की थी, जो ए राजा का खुद से कहना था कि इस मामले के अंदर मैं जानता भी नहीं था कि ये ट्रांजैक्शन हुआ, ये एक अलग लेवल पर एक कंपनी के बीच में हो रहा था, मुझे नहीं पता था, लाइसेंसेस को आवंटन करना मेरा काम था, जो मैंने जनहित में समझा कि क्योंकि जो मोबाइल सर्विसेज हैं उनके दाम कम होने चाहिए, लोगों को आसानी से और सहूलियत मिलनी चाहिए, इसलिए भाई हमने 2001 के दामों पर दिए। तो राजा का लगातार डिफेंस इस केस के अंदर ये था। अब हमें ये भी देखना होगा कि सीबीआई की क्या दलीलें थी, वो किस तरह से अदालत के अंदर फॉल फ्लैट की, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात ये आ जाती है कि आखिरकार अगर कोर्ट ये कह देता है कि ये घोटाला नहीं हुआ या सीबीआई एस्टैब्लिश नहीं कर पाई, तो फिर
इसके रैमिफिकेशन राजनीतिक तौर पर क्या होंगे कि एक सरकार का पतन यहां से शुरू होता है, सवाल उठते हैं, लेकिन उसके बावजूद नतीजा कुछ नहीं आता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। आंचल जी बने रहिए। नरेश जी, विनोद जी अभी आएंगे आपके पास। नरेश विश्वानी कोर्ट में मौजूद है। नरेश, फैसला हक में आ गया है, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। क्या सभी आरोपी बाहर आ गए? वहां आपकी किसी से कुछ बात हो पाई है? जी बिल्कुल, अंदर अभी मैं कोर्ट में मौजूद था और जैसे ही जहां पर जज साहब ने उनको एक्विटल किया, जैसे उनको बरी किया, उसके बाद ए राजा ने जज साहब के सामने हाथ जोड़े और जितने भी आरोपी वहां पर थे उन सब ने हाथ जोड़े और ये बात कही कि बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो समर्थक मौजूद थे अंदर, वो काफी ज्यादा अपना खुशी का इजहार करने लगे और ए राजा की जो तस्वीरें हैं उन्हें लेकर के काफी ज्यादा वहां पर ए राजा जिंदाबाद की नारेबाजी करने लगे। जब ए राजा बाहर आए तो उसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वो बाहर निकलिए क्योंकि यहाँ पर हालात बिगड़ने न पाए, क्योंकि जो इनके समर्थक काफी ज्यादा मौजूद थे। कोर्ट रूम के बाहर हालांकि वो थे, लेकिन काफी भारी तादाद में वो अंदर पहुंचने में कामयाब हुए थे। जब मैं कोर्ट रूम के अंदर की तरफ जा रहा था उस दौरान काफी लोग बाहर काफी तेजी के साथ। नरेश, एक चीज आपसे हम पूछना चाहेंगे, ये पहले फैसले में, ये जो पहले केस का फैसला आया है, क्योंकि 3 केस के फैसले आज आने हैं कोर्ट की तरफ से, तो ये पहले केस का फैसला है और बाकी 2 का क्या स्टेटस है? देखिए, अभी पहले केस का फैसला आया है, उसके बाद कुछ समय बाद ये जो 2 केसेस हैं उस पर भी फैसला आ पाएगा। लेकिन इसके लिए अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ए राजा को फिलहाल एक केस में बरी कर दिया गया है और हो सकता है कि कुछ देर बाद दोनों मामलों पर फिर एक बार सुनवाई हो, उसके बाद पता चल पाए कि आखिरकार क्या उसमें स्टेटस है। क्योंकि आशीष सिन्हा अभी भी कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद है और वहां पर वो नजर बनाए हुए हैं इन तमाम चीजों पर। आगे के 2 मामले हैं उन पर भी अभी थोड़ी देर बाद सुनवाई होने वाली है। प्रेम शुक्ला जी, कोर्ट ने तो बरी कर दिया है सबको, हालांकि अभी एक ही केस में बरी किया है। अब आप किससे माफी की मांग करेंगे? आप कैसे देखते हैं इस कोर्ट के फैसले को? चल रहा है, कुछ नहीं दिखता है, तब तक कहीं पे कुछ आउटपुट नहीं, जब तक कोर्ट का फैसला पूरे विस्तार में नहीं पढ़ा जाए उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से जो है स्वयं को बचाऊंगा, क्योंकि इस तरह की टिप्पणी जो है ठीक नहीं है। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की केस किस तरह से बिल्टअप हुई है उसके आधार पर फैसला किया है। जब तक कोर्ट का पूरा विस्तार से फैसला न पढ़ा जाए तब तक इस पर टिप्पणी करना अयोग्य रहेगा। ठीक है, विनोद जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रेम जी, जब फैसला मान लीजिए खिलाफ आ जाता तब तो आपका स्टैंड ये नहीं होता, तब तो आप कहते माफी मांगे मनमोहन सिंह तुरंत। तब आप नहीं कहते कि पूरा विस्तार से पढ़ूंगा तब फैसला दूंगा, टिप्पणी करूंगा। चलिए ठीक है, आप सभी तब भी हम विस्तार में पढ़ना चाहते हैं विनोद जी, लेकिन टिप्पणी तब आप कर देते। विनोद जी विस्तार में पढ़ना चाहते हैं, नहीं, लेकिन टिप्पणी तो कर देते। तब आप, किसी ने इनकार नहीं किया है, तब माफी मांगने की मांग कर ही देते। रुपए जो है कोर्ट ने ये नहीं कहा है, मुझे जहां तक सब नहीं विनोद जी, संभवतः मेरी जो समझ है जी, नहीं ठीक है विनोद जी, संभवतः मेरी समझ यहां तक है कि 30,000 करोड़ रुपए का जो एक्सचेकर को लॉस हुआ था उसके संदर्भ में अभी तक स्टेटस को है वही स्थिति बनी है, तो मनमोहन सिंह को माफी तो मांगनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए खैर, वो आप जाने, मनमोहन सिंह जाने। मैं तो इसमें एक ही टिप्पणी करूंगा शोभना कि इस अपने देश में बोफोर्स का मामला चला, उस पर राजीव गांधी की सरकार गई, लेकिन बोफोर्स पे किसी को सजा नहीं मिली आज तक। ये बड़ी विडंबना है इस देश में। अब 2G पर मनमोहन सिंह की सरकार गई और पहला जो फैसला आया उसमें आरोपियों को बरी कर दिया गया। तो और भी तमाम कई घोटाले हुए हैं, अभी व्यापक घोटाला भी चल रहा है, कई है। अब देखिए, मतलब न्यायपालिका का फैसला तो सर्वोपरि है, लेकिन जांच एजेंसियों की भूमिका जरूर कई बार कटघरे में खड़ी हो जाती है कि आखिर जांच एजेंसियां किस तरह से जांच करती हैं कि जिन बड़े बड़े मामलों को लेकर के इतना कि सरकारें चली जाती हैं, देश उद्वेलित हो जाता है, आंदोलित हो जाता है, आंदोलन हो जाते हैं और जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट जो देती हैं और बाद में कोर्ट को उसके आधार पर फैसला करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा जरूर एक सवाल है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी आपको कुछ क्षणों पहले हमने काली मोई की तस्वीर दिखाई है। राजा डीएमके के नेता बहुत ही खुश भी होंगे। एक केस में इनको एक केस में आज अभी कोर्ट ने बरी कर दिया है। हालांकि अभी 2 केसेस का फैसला आना बाकी है। एक सीबीआई का केस बचता है और एक प्रवर्तन निदेशालय का केस है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और देखने वाले होगा। विनोद सर, आपको क्या लगता है, अब एक का तो फैसला आ चुका है, 2 केसेस बचते हैं। इसमें प्रवर्तन निदेशालय का जो केस था वो बहुत स्ट्रांग है और उसमें ट्रेल एक तरीके से प्रूफ हो गई है, मनी ट्रेल। नहीं, देखिए सर, में तीनों मामले जुड़े हुए थे जी। अभी तो सही बात है, मैं प्रेम शुक्ला वाला स्टैंड में भी लूंगा कि कोई भी टिप्पणी कोर्ट का पूरा फैसला पढ़ने के बाद ही की जानी चाहिए, लेकिन मिठाई बंटने लगी है सर। मिठाई तो बंटने का कारण है भाई, अगर वो अभी मान लीजिए अगर विपरीत फैसला होता
तो जेल जाने की तैयारी हो रही होती। अगर उनको बरी किया गया तो मिठाई बटेगी, मंदिर भी जाएंगे, अपनी आस्थाओं के केंद्र में भी जाएंगे नेता लोग। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। जिसका फैसला आया वो मामला, ईडी का मामला और सीबीआई का एक और मामला। तो अब चूंकि एक मामले में बरी होने का फैसला आ गया है तो दूसरे में क्या फैसला आता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हाँ, और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इससे बहुत ज्यादा। आंचल जी, आप क्या कहेंगी? अभी एक ही केस का फैसला आया है, 2 केस अभी बाकी हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस बहुत स्ट्रांग है सीबीआई की तरफ से, ऐसा सुनने में आ रहा है। हालांकि कोर्ट का क्या फैसला होगा ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल शोभना, और यही मैं उस वक्त भी कहना चाह रही थी जो विनोद जी ने कहा। देखिए, ये मेन सीबीआई का मैटर है जिसमें अगर सभी 17 लोगों को बरी कर दिया गया है तो दूसरा था जो सीबीआई का केस वो तो एक्सेस स्पेक्ट्रम का था। तीसरा जो केस है, जो ईडी का केस है, वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बुक किया गया। उसका मतलब ही ये होता है कि देखिए, क्राइम हुआ जिसमें ये हुआ कि आपने लाइसेंसेस बांटे 200 करोड़ का, उसमें आपने जो मॉनेटरी गेन खुद को करवाया, यानी कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो हैं उसका किस तरह से इस्तेमाल हुआ, ये पीएमएलए के तहत जो ईडी का केस है वो है। यानी क्राइम हुआ पहले मेन मैटर में, और उसके जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था उसमें पीएमएलए का केस यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाया गया। तो जाहिर तौर पर अगर मेन मैटर में बरी कर दिया जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कनिमोई कुछ कह रही है, वो सुन लेते हैं। What is your comment on the political conspiracy done in this case? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं कनिमोई जब कोर्ट रूम पहुंची थी। आंचल जी, आप कुछ कह रही थी। कनिमोई बाहर आ ही नहीं सकती। वही मुझे भी यही लग रहा था तस्वीरें देख के कि 2 केसेस तो अभी पेंडिंग है, तो कनिमोई बाहर कैसे आ गई हैं? बिल्कुल ठीक है, ये कुछ तस्वीरें थी। बिल्कुल शोभना, मैं ये कहना चाहूंगी अगर सारे लोग बाहर आ चुके हैं, इसका मतलब यही निकाला जाना चाहिए कि ये सारे के सारे केसेस में बरी हो चुके हैं। अभी कंफ्यूजन बना हुआ है। हम अपने सहयोगी नरेश बिस्वानी का रुख कर लेते हैं। नरेश, क्या अपडेट है आपके पास? ये कपिल सिब्बल है, लगता है नरेश से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। आंचल जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि अभी तो 2 केसेस का फैसला पेंडिंग है, तो ये बाहर नहीं आ सकते। लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर आ रही है आंचल जी, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि तीनों केसेस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस समय की। आपको नहीं लगता पोलिटिकल फॉल आउट? आप देखिए कि बीजेपी में बहुत बड़ा पोलिटिकल फॉल आउट होगा, पार्लियामेंट में बहस होगी, बस बोला जाएगा, गलत आरोप लगाए। आप देश से माफी मांगनी चाहिए। We will raise it in Parliament and we will tell the opposition that you must apologize to the nation because a lot of the economic ills of this country is because the opposition got onto the bandwagon. And this is a scam of lies, as I said. So it was a political vendetta only. Of course, it's a vindication of my stand. I always said so. We don't make statements without fully understanding the issues. Unfortunately, the opposition is given to make statements without understanding. यूपीए सरकार पर बड़ा धब्बा लगाने की कोशिश, बड़ा धब्बा लगाने की कोशिश। Do you think it's a moral victory also? No, it's not just. It's a legal victory, a moral victory, a vindication of the UPA's position. And in fact, I will tell the Prime Minister to stop talking about scams because they are the ones who are behind those scams. लेकिन सिब्बल साहब was a scam of lies and the Prime Minister keeps repeating it. सिब्बल साहब he should understand. चुनाव प्रचार में लगातार इस बात को उठाया गया। प्रधानमंत्री जी उठाते रहे। Do you think Prime Minister himself should apologize? No, you saying that it's not a question of who is to apologize, but I'm saying कि जब बड़े-बड़े लोग, खासतौर पे प्रधानमंत्री जी, स्कैम्स की बात करते हैं बिना सोच समझ के, बिना किसी बुनियाद पे और एक प्रिजम्पटिव लॉस लेकर और यूपीए सरकार के ऊपर धब्बा लगाना चाहते हैं, उनको भी देखिए, प्रधानमंत्री एक ऐसा ओहदा है जहाँ जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं लोग उनको बिलीव करते हैं। हम तो रोज बात करते थे कि कैग की रिपोर्ट गलत, उन्होंने इसको बढ़ाया। आपको भी कोई समझदारी के साथ काम देना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।
आंचल जी, जैसा हम सुन रहे थे, शायद ये कपिल सिब्बल की आवाज थी और अब कपिल सिब्बल साहब ने तो प्रधानमंत्री के ऊपर ही आरोप लगा दिया कि अब वो स्कैम्स के बारे में सोच समझकर बात करें, लेकिन जाहिर सी बात है कि कोर्ट के इस फैसले ने बाजी तो पूरी तरह से पलट दी है। बिल्कुल पलट दी है और इसका बहुत बड़ा फॉल आउट होगा। आप ये सोच समझ के रखिए कि आज जब सेशन होना था पार्लियामेंट का, तो यूपीए अपने अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार थी कि प्रधानमंत्री मोदी को घेरा जाएगा मनमोहन सिंह से माफी मांगने के लिए, और अब तो उस एम्युनिशन में और ज्यादा अस्त्र शस्त्र जुड़ गए हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह के लिए क्या कुछ नहीं कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। तो आज जिसे कहते हैं कि पोएटिक जस्टिस, कांग्रेस उसको बेचने की तरह कोशिश करेगी, लेकिन ये भी सच है कि साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा। देखिए कि कैग की रिपोर्ट भी जो थी, सीबीआई का जो केस भी था, ये प्रिजम्पटिव लॉस था, यानी कि ये आकलन कोई नहीं कर पाए कि आखिरकार सरकार को कितना नुकसान हुआ। सब इस पे जो हजारों करोड़ों के आंकड़े अलग अलग दिशाओं से दिए जा रहे थे, जो याचिकाकर्ता भी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट तक, वो सारे के सारे प्रिजम्पटिव लॉस, नोशनल लॉस की बात कर रहे थे। 122 लाइसेंस तो बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया और उसके बाद से लेकर अब तक प्रोसीजरल चेंजेस आ गए, यानी कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग, ऑक्शन शुरू हो गई है, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, चाहे कोल हो, चाहे वो मिनरल रिजर्व्स हो। तो कुल मिला के ये केस अपने आप में आगे के लिए दिशा निर्देश दे के गया है, सबक सिखा के गया है, चाहे वो यूपीए हो और मोदी सरकार हो और आगे की जितनी भी सरकारें हो, कि आपके घर की जागीर नहीं है अगर नेचुरल रिसोर्स है, उसका किस तरह से आवंटन होगा, उसको ई ऑक्शन के जरिए कीजिए, कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए कीजिए। ठीक है विनोद जी, तो बाजी पलट गई है कोर्ट के इस फैसले से। जहां तक लॉस की बात आती है, हमें यह भी देखना होगा, अगर जजमेंट में यह कहा जाता है कि सीबीआई ही केस को प्रूव नहीं कर पाई, तो सवाल यह होता है कि उस वक्त कहा जाता था सीबीआई केज पैरेट है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर ये आरोप लगते रहे, लेकिन आज तो सीबीआई, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मोदी सरकार है और सीबीआई अपना काम कर रही है। सीबीआई ये केस को प्रूफ क्यों नहीं कर पाई? लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ, शोभना, मामला हाई कोर्ट भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, अभी बहुत लंबा सफर है। बिल्कुल विनोद जी, बाजी तो इसी समय, अब ठीक है मामला जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो आने वाले दिनों की बात है। इस समय तो बाजी पलट गई है। बिल्कुल इस वक्त बाजी पलट गई है और मुझे लगता है थोड़ा सा कैग के ऊपर भी बहस होनी चाहिए इस देश में कि आप प्रेजेंटिव लॉस या नोशनल लॉस जो है उसको आप कैसे पेश करते हैं। जिस वक्त ये रिपोर्ट आई थी तो हम लोग का, मेरा भी अपना खुद का स्टैंड था, हम लोग खुद मैं कहता था इस बात को डिबेट्स में कि भाई कैग भारत सरकार का अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट जनरल है, उसका काम है कि कितना पैसा खर्च हुआ, सही तरीके से खर्च हुआ नहीं खर्च हुआ। लेकिन हम एक अनुमानित घाटे की बात करके वो फिगर 1,76,000 करोड़, 1,80,000 करोड़, कल को कोई 500 लाख करोड़ कर दे, तो वो कैसी, तो वही घटना हुई कि एक पार्क में 5 एकड़ के पार्क में लोग रोज सुबह टहलने आते हैं और उसके बाद उसकी समीक्षा की जाए कि साहब ये तो इस पार्क की कीमत तो 1,000 करोड़ है और इसमें अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाए तो उससे 30,000 करोड़ की उसकी कीमत हो जाएगी, तो ये लोग टहलते हैं फालतू में, इससे 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की बात हो जाएगी। मुझे लगता है एजेंसीज को भी सोचना पड़ेगा, संस्थाओं को भी सोचना पड़ेगा कि जब आप कोई समीक्षा करें तो वो टिके कोर्ट के आगे। जी एक मिनट आपको रोकेंगे, आशीष कोर्ट रूम से बाहर आ गए हैं। जी आशीष बताइए, कोर्ट ने क्या फैसला दिया है एग्जैक्टली? क्या वन लाइन फैसला आया है या कोर्ट ने आगे भी कुछ उसमें जोड़ा है? देखिए, वन लाइन का फैसला है। जो तीनों मामले हैं उसमें सभी आरोपी बरी हो गए। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पटाखे जले थे, बहुत ज्यादा शोर हुआ था और ये शोर चूंकि संसद चल रही है तो ये शोर संसद में भी सुनाई देगा, इसकी गूंज पटाखों की। राजा से मैंने बात की, राजा ने फैसले पर खुशी जताई। उसके अलावा शाहिद बलवा से भी मैंने इंडिया न्यूज ने बात की, उन्होंने भी कहा कि कोर्ट का जो फैसला है वो उनके फेवर में गया और उससे वो बेहद खुश हैं। अभी सारे जितने भी इस मामले में जो पूर्व आरोपी थे जिनको बरी किया है कोर्ट ने, सभी के सभी एक साथ बैठे हुए हैं वकील के चैम्बर में और एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि जब ये कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद क्या नजारा था। लगातार लोग तालियां बजा रहे थे, जितने भी उनके समर्थक हैं वो ए राजा के बैनर लिए हुए हाथों में नाच रहे थे। ए राजा समर्थकों के बीच जाते हैं और ठीक जिस तरह आप सम्मान समारोह में देखती हैं कि शॉल उड़ाकर किसी को सम्मानित किया जाता है, यहाँ पर ए राजा को बरी करने के बाद सम्मानित किया गया उनके समर्थकों द्वारा। यही खुशी उनके परिवार वालों को देखने को मिली। मैंने करीब जो दूसरे आरोपी हैं उनके परिवार वालों से बात की, सभी ने फैसले पर खुशी जताई। लेकिन एक बड़ा झटका सीबीआई को, क्योंकि जो पहला मामला था, जो 2G स्पेक्ट्रम का मामला था,
जिसमें उन 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें तो 14 लोग थे और 3 कंपनियां थी। 80,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की जाती है, तो 125 सरकारी गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं। 5 सालों 2011 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाती है, 2017 में फैसला आता है, 6 साल ये मामला चलता है और फाइनली ये बरी होते हैं। तो यहाँ पर एक फेल्योर देख सकते हैं सीबीआई की तरफ से कि उन्होंने केस को मजबूत ढंग से पेश नहीं किया। आशीष, आपकी सीबीआई के वकील से भी क्या कुछ बात हो पाई है? उनका क्या कहना है? आगे जाहिर सी बात है कि वो हायर कोर्ट में जाएंगे, लेकिन क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, मुझे लगता है कि सीबीआई को इस बारे में पहले से ही अंदेशा था, क्योंकि कुछ समय पहले ही, तकरीबन 15-20 दिन पहले ही सीबीआई के जो विशेष वकील हैं आनंद ग्रोवर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन किया था और ये कहा था कि क्या अगर सीबीआई इस मामले में हायर कोर्ट में अपील करती है तो वो उसके काउंसिल रहेंगे या नहीं रहेंगे, यानी अगर हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया जाता है तो क्या वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। ये फिलहाल उनकी तरफ से कहा गया था और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अलाउ किया था कि सीबीआई ये तय करेगी कि उनकी तरफ से कौन रहेगा। ठीक है आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। और अच्छा, एक सवाल और आपसे ले लेती हूँ कि जो डीएमके के कार्यकर्ता हैं वहां पर मिठाइयां बंटनी शुरू हो चुकी हैं, ये हम देख रहे हैं। क्या कनिमोई और ए राजा निकलकर उन लोगों से मिल रहे हैं या कहाँ हैं अभी? इस समय का एग्जैक्ट अपडेट क्या है? लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। विनोद जी, जिस तरह से वकील की बात कर रहे हैं कि अंदेशा था सीबीआई को ये हायर कोर्ट में जाने के लिए, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, उन्होंने अपना जो दाखिल किया, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको अब सीबीआई का क्या वो रहेगा? नहीं, सीबीआई निश्चित हाई कोर्ट में जाएगी, क्योंकि न जाने कोई कारण नहीं है। सीबीआई की और हाईकोर्ट में किरकिरी हुई है और सीबीआई के साथ साथ तो इसमें सीएजी की भी किरकिरी हो रही है, क्योंकि 1,76,000 करोड़ की अनुमानित, अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे शुरू हो गया है, लोगों ने टिप्पणियां शुरू कर दी हैं। जाहिर सी बात है, पूरा देश समझिए इतना बड़ा घोटाला, सबसे बड़े घोटाले की आप देखिए, आपको याद होगा शोभना जी, 2011 के बाद कैग रिपोर्ट के बाद 2 साल तो देश में कोई काम ही नहीं हुआ। जो पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप लगा मनमोहन सरकार पर, वो इसलिए लगा कि पहले ये आ गया, फिर कॉमनवेल्थ आ गया, फिर कोल आ गया और सब में उसमें 76,000 करोड़, किसी में 1,76,000 करोड़, किसी में 1,80,000 करोड़। तो कुल मिलाकर के आखिर जो ये आंकड़ा है। कपिल सिब्बल कुछ कह रहे हैं सर, उनको सुन लेते हैं, बताइए। When I looked at the facts, I told the people of this country there's nothing wrong that has happened. And today my position and the government's position and the Prime Minister's position has been vindicated. It is most unfortunate that the country had to go through this. And in fact, a lot of the NPAs in the banks today are on account of the fact that these telecom companies' licenses were cancelled. People had to borrow money from the banks. They couldn't return money to the banks. That's how a lot of these NPAs have accumulated. That also is the responsibility of the opposition, not ours. यानी से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, बैंकिंग सेक्टर को नुकसान हुआ, व्यवस्था को नुकसान हुआ, एनपीएस बढ़ गए इसी वजह से, क्योंकि लोगों के लाइसेंस कैंसिल हो गए। वो पैसा जो उन्होंने उधार लिया था, बैंक के साथ लोन पे लिया था, वो वापस नहीं कर पाए। तो आर्थिक स्थिति में मंदी आई और आज और इस वजह से, विनोद राय की वजह से और बीजेपी की वजह से चेंज द वे इन विच नेचुरली एलोकेटेड किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पार्टी बने थे। हाँ बिल्कुल। नहीं, खैर मैं देखिए, ऐसा है कि मैं ऐसी कोई अच्छी बात नहीं करूंगा कि किसी पे केस होना चाहिए, लेकिन जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, जब वो फैसला लेते हैं ना, तो थोड़ा सोच विचार के साथ लेना चाहिए। सर, कपिल सिब्बल को हमने सुना और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बड़े बड़े लोग जब कोई फैसला लेते हैं तो सोच समझ के लेना चाहिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डीएमके कार्यकर्ता खुशियां मनाते हुए, पटाखे फोड़ते हुए, झंडे उनके हाथ में है। डीएमके के 2 बड़े नेताओं का भविष्य आज दांव पर लगा हुआ था और जिस तरह का ये घोटाला था, जितना बड़ा ये घोटाला था, उसमें किसी बड़ी सजा की उम्मीद की जा रही थी। और आज जब 17 के 17 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जिसमें 14 व्यक्ति हैं और 3 कंपनियां, तो खुशी की लहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीएमके कार्यकर्ताओं के बीच में आप देख सकते हैं, पटाखे छुड़ा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, आज तमिलनाडु सीटियां बजा रहे हैं। और जाहिर सी बात है सर, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनका नेता अगर छूटता है, ये तो
देश के लोगों के लिए सर एक बहुत ही आश्चर्य का मुद्दा है कि इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, बफोर्स होता है, और जितने भी बड़े बड़े घोटाले और सजा एंड में 10 साल 12 साल बाद निकल के लिए आता है कि किसी को नहीं होती है। अब इसमें दो ही चीजें, या तो घोटाले जितने हुए नहीं उससे ज्यादा उनका हल्ला मचा हो, हाँ, उन्हें ज्यादा शो दिखाया गया प्रपोर्शन में, और या मतलब एजेंसीज नाकामयाब रही, और दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर 10 रुपए की चोरी हुई और उसको 1000 रुपए की चोरी बताया गया तो एजेंसी कहां से 1000 साबित कर देगी? जितने की हुई उतना ही बताएगी। तो वो भी एक मुद्दा है। लेकिन इसमें जो अभी कपिल सिब्बल को मैं सुन रहा था, ये एक बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि आप देखिए जिस तरह से लाइसेंसेस कैंसिल किए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय, और उस समय ये टेलीनॉर जो है, जो नॉर्वे की कंपनी थी, उसने खरीदा था यूनिटेक से स्पेक्ट्रम का लाइसेंस, और वो सारे लाइसेंस कैंसिल हुए। उसके बाद जो एफडीआई पर जो असर पड़ा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो असर पड़ा, उसकी वजह से देश को वाकई बड़ा नुकसान हो, क्योंकि हमारा जो है पूरी व्यवस्था की साख दांव पर लग गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो आज सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के बाद ये सारे सवाल उठेंगे, और निश्चित रूप से विपक्ष भी उठाएगा, कपिल सिब्बल जैसे लोग भी उठाएंगे। कपिल सिब्बल तो चूंकि संचार मंत्री थे, खुद उन्होंने कहा था कि जीरो लॉस है। आज उनकी बात वो कहना है कि माई स्टैंड इज विंडिकेटेड, इसीलिए आ गए मीडिया के सामने, इसीलिए मीडिया सामने भी आ गए। वैसे भी वो तो कानून के विशेषज्ञ हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको बहुत जिम्मेदारी के साथ, और मीडिया को भी इस पर थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसे जब भी कोई मामले हो तो हम लोगों को भी बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको ब्लो नहीं करना चाहिए। ये मेरी अपनी निजी राय है। जी आंचल जी, हमने कपिल सिब्बल को सुना, आपने भी सुना होगा। हालांकि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, जैसा कि विनोद जी भी कह रहे हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, एनपीए हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट से बीजेपी को भी फायदा पहुंचा दिया है। अब बीजेपी के पास भी ये कहने को आ गया कि एनपीए इसलिए भी बढ़ा क्योंकि जो बड़े बड़े सेक्टर के लोग थे वो लोन पे नहीं कर पाए, तो उन्होंने जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो बीजेपी को भी दे दिया है अपने इस बयान में। मौजूदा सरकार मैं इसको एक तो कपिल सिब्बल का बयान, मुझे लगता है कि उन्होंने जीरो लॉस की बात उनको दोहरानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बार फिर से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कनिमोड़ी, ए राजा और बाकी आरोपियों का एक्विटल, उनका बरी होना इज नॉट इक्वल टू 2G स्कैम का ना होना। देखिए, मैं आपको पहले भी यही बताने की कोशिश थी, ये बहुत बड़ी कानूनी बारीकी है जिस जाल में यूपीए फंसी, और स्ट्रेटेजी अपनी एक तरह से डैमेज कंट्रोल स्ट्रेटेजी इस केस में जो अपनाई गई उसकी वजह से फंसी। एक होता है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। ए राजा को बार बार प्रधानमंत्री खुद, फाइनेंस मिनिस्टर खुद, कमलनाथ ने उस वक्त लिखा था ये मामला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में जाना चाहिए था, लॉ मिनिस्ट्री एडवाइस कर रही थी, लेकिन राजा अपनी चला रहे थे। तो एक ये कहना कि हमने बहुत रोकने की कोशिश की, हम खुद स्कैम में इन्वॉल्व नहीं है, और जैसे ही पता चला हमने राजा का इस्तीफा कराया, ये कहना एक बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि जीरो लॉस हुआ तो कोई तो घाटा ही नहीं हुआ। देखिए, घाटा मैं वही कह रही हूँ कि बहुत अनरीजनेबल फिगर शायद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की थी, 1,76,000 करोड़, और ये इस बात से साबित होता है कि जब 2G का वाकई ऑप्शन किया गया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, क्योंकि 122 लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए गए, तो वो बिल्कुल भी ना के बराबर जनरेट कर पाई। इसके पीछे ये भी कारण था कि तब तक 3G आ गया था और तब तक सारी कंपनीज में कार्टेलाइजेशन हो गई थी। लेकिन ए राजा का डिफेंस एक ये भी था कि जो पुरानी टेलीकॉम सर्विसेज हैं, जो कंपनियां दे रही हैं, उन्होंने कार्टेलाइज करने की कोशिश की थी, वो नए एंट्रेंट्स को नहीं चाहते थे। देखिए, ये आर्ग्यूमेंट हो सकती है, उसके बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकती है, लेकिन ये जरूर सच है कि पॉलिसी उस वक्त खराब थी। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सरकार की तरफ से कहा गया कि जो कैग है उसका काम, और ये रिकॉर्ड पे यूपीए ने कहा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम पॉलिसी को एडवाइस करना नहीं है, पॉलिसी बनाना नहीं है, वो सरकार का काम है, उनको सिर्फ लेखा जोखा करना है, हिसाब किताब देना है, हिसाब किताब रखना उनका काम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कह दिया कि कैग कोई आपका पर्सनल मुंशी नहीं है जो हिसाब किताब रखेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई ऐसी टिप्पणियां आई। अब हाइंडसाइट में ये कहना कि आज की तारीख में कोई घाटा नहीं हुआ, देखिए, ये पॉलिटिकल गेन के लिए बात कही जा सकती है। मान लीजिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला रिवर्स हो जाता है, तब क्या? तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर कांग्रेस चाहे जो भी कहती रहे, सोच समझकर अपना पक्ष ले, लेकिन हमें जजमेंट का इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर जजमेंट ये कह देती है कि हाँ मुझे पता है कि नुकसान हुआ, हाँ मुझे पता है कि ये सारी चीजें हुई, लेकिन सीबीआई ने मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं करी, तो फिर क्या? कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है।
जी आंचल जी, हम लौटेंगे सर, थोड़ी सी समय की पाबंदी, हम ब्रेक के बाद जैसे ही लौटेंगे तब आपका हम इस पर रिएक्ट। मोई समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 2 मामले सीबीआई के थे, तो एक मामला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी का था। 1,76,000 करोड़ के इस घोटाले में यूपीए सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर रहे ए राजा और डीएमके के नेता कनिमोई समेत कई आरोपी बनाए गए थे। 2010 में सीएजी ने इस घोटाले का खुलासा किया था। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2G घोटाले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 17 आरोपी थे, जिसमें 14 व्यक्ति और 3 कंपनीज थी। जब ए राजा को कोर्ट से बरी किया गया तो उसके बाद कोर्ट के बाहर की तस्वीरें क्या है वो आप देखिए। ये तमाम जो है वो ए राजा के समर्थक हैं और ये कोर्ट के बाहर मौजूद है, पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर। और यहाँ पर ये अपने हाथों में तख्तियां लिए यहाँ पर खड़े हैं जिन पर लिखा है सत्यमेव जयते, ट्रूथ अलोन ट्रिम्फ्स। तो ये तमाम चीजें हैं, ये हमें जहाँ पे देखने को मिली हैं। इसी तरीके से कोर्ट के अंदर की भी तस्वीरें थी और कोर्ट रूम के अंदर भी काफी समर्थकों ने जाने की कोशिश की थी, लेकिन जब कोर्ट के अंदर ये कह करके राजा को बरी किया गया कि जो पूरे अंदर ये कह करके राजा को बरी किया गया कि जो पूरे मामले के अंदर प्रोसिक्यूशन है वो अपने आरोपों को सही साबित नहीं कर पाया, वो किसी भी तरीके से जो आरोप लगाए गए थे उनको साबित नहीं कर पाया, लिहाजा यहाँ पर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। और ये अपने आप में एक तरह से कहा जाए कि राहत की खबर है कांग्रेस पार्टी के लिए भी और साथ ही साथ जो ए राजा है उनके लिए भी। आप बताएं सर, आप कहाँ से आए हैं? हम चेन्नई, एक मिनट, हम चेन्नई से आए हैं और हमारा राजा है, हमारा गांव का है, वो गरीब लोगों के लिए बहुत मेहनत किया था, लेकिन बीजेपी का और उनका साजिश है कि एक नीचे वाला ऊपर आया, एक नीचे वाला ऊपर आया, इसके साजिश है। हर एक गरीब लोगों को ना जो 6 रुपए 10 रुपए था ना वो 10 पैसे के बात किया था मोबाइल फोन में। हर एक गाँव में गया था मोबाइल फोन सिर्फ किस। ये जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ए राजा ठीक सामने, ए राजा के समर्थकों के बीच यहाँ पर बरी होने की खुशी मना रहे हैं। ए राजा ठीक सामने, ये बरी हो रहे हैं उनकी सेक्टर मामले में ठीक सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं। ए राजा कनिमोई सहित कितने भी लोग बरी हो चुके हैं और ये ए राजा के समर्थकों के बीच चलते हुए जो है उनके वो खुशी में है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में खुशी डीएमके कार्यकर्ताओं की, पटाखे छोड़ते हुए, मिठाई बांटते हुए, हाथ में बैनर्स लिए हुए हैं। सत्य की जीत होती है। अगर मैं एक हिंदुस्तानी की तरह बात करूं तो मेरे लिए ये बहुत आश्चर्यजनक फैसला है, क्योंकि इतनी लंबी सुनवाई, इतने गवाह और उसके बाद आज सभी आरोपी बरी हो गए हैं। तो जो मेरे मन में सवाल आ रहा है वो कि क्या ये घोटाला हुआ ही नहीं। अग्रवाल हैं, 2G घोटाला मामले में आज सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आरोपियों के वकील हैं, एक बड़ी जीत जी। और कोर्ट ने कहा कि आई हैव नो हेजिटेशन इन होल्डिंग दैट द प्रोसिक्यूशन हैज मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव एनी ऑफ इट्स चार्जेस एंड माय फ्रेंड फॉर द ईडी केस, प्लीज हियर हिम। अच्छा, आप ईडी के लिए थे, आज कोर्ट ने बरी कर दिया? हाँ जी, खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है सर। लेकिन जो सीबीआई की थ्योरी थी कि 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है वो सारा धराशायी हो गया, पूरा धराशायी हो गया। जैसे बॉफर्स केस था, जैसे आरुषि केस था, इसीलिए केस को शुरू में बड़ा बना दिया जाता है और होता केस में कुछ नहीं है। इसका मतलब कोई 2G घोटाला हुआ ही नहीं? कोई 2G घोटाला हुआ ही नहीं। इट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अच्छा, जिस समय ऑर्डर प्रोनाउंस किया जा रहा था उस समय क्या आपके दिमाग में चल रहा था? जी, कभी भी फैसला आने से पहले दिल में धड़कन तो होती है, मगर हमने अपनी मेहनत की थी और मेहनत पे विश्वास था और आई एम अ पॉजिटिव थिंकर और उसी का परिणाम मिला जी। चलिए, विजय अग्रवाल हमारे साथ हैं, बेहद खुश हैं। सभी मामलों में कोर्ट ने बरी कर दिया है 2G घोटाला के आरोपियों को। कैमरामैन कृपाल के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा साहब हैं। बाजवा साहब, एक अहम मुद्दा बना था कि यूपीए 2 के समय ये बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था और अब आरोपियों को बरी किया जाना किस तरह से? देखो, ये बात फिर सच्ची साबित होगी। तब भी यूपीए की गवर्नमेंट कह रही थी कि एक कूड़ प्रचार है बीजेपी का, इस जमात को
झूठी बात कहने का और प्रचार करने की एक पीएचडी है इनके पास, और ये साबित हो गई। ये मैं समझता हूँ ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज आई है कि प्रचार पर मत जाइए, ग्राउंड रियलिटीज पर जाइए। और सीबीआई के कोर्ट ने सबसे बड़ी बात है, ये जिक्र कर रहे थे 1,70,75,000 करोड़ का घपला हो गया और निकला बीच में से कुछ भी नहीं। सो ये बात हम कहना चाहते हैं लोगों को कि ये बेसिकली बीजेपी के कूड़ प्रचार की एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है ये बात। अच्छा, पिछले लोकसभा में पाल साहब हमारे साथ में मौजूद है। जगदीप भगत जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाती थी, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ था 2G, लेकिन आज जब 2G का फैसला आया तो सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया। किस तरह से देखते हैं? देखिए, न्यायपालिका का फैसला है। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय मुद्दा भी बनाया था और इस समय भी सरकार उसकी पूरी पैरवी कर रही थी। और ये साफ है कि 1,76,000 करोड़ का घाटा हुआ था, क्योंकि 2001 के रेट पे 2008 में दिया गया। और पहले आओ पहले पाओ की नीति का भी जिस तरह से उसमें अनियमितताएं हुई थी, इसी नाते पूरा देश और उस समय सजा हो गए भी थे। लेकिन अब न्यायपालिका का फैसला है। सर, मेरठ में लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद का इशू आया है, वहां पर हिंदुत्व। तो तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आते हुए कांग्रेस वालों का अपना कहना है, बीजेपी वालों की अपनी प्रतिक्रिया है। विनोद जी, एक आम हिंदुस्तानी की तरह आज मैं सच में बहुत आश्चर्य में हूं। इतना बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा फैसला आने वाला है, 1,76,000 करोड़, जो एक आदमी के लिए तो मतलब ये शायद हम लिख भी ना पाए, इतने जीरो हैं। हाँ, इतना बड़ा आंकड़ा है। समझ में नहीं आता क्या इससे मैं निष्कर्ष निकालूं, क्या घोटाला हुआ ही नहीं, या इसमें हम कहें कि सीबीआई फेल हो गई अपने को प्रूफ करने में, या ये कहें कि कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए। अब हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। मतलब कारण ये है कि 1,76,000 करोड़ की फिगर के बाद फिर बाकी सारे घोटाले छोटे लगने लगते थे। 500 करोड़ 1,000 करोड़ की जो खबरें आती थी तो लगता था कि अरे भाई 1,76,000 करोड़ के मतलब अब तो उसके बाद फिर कोई घोटाला जो 1,80,000 करोड़ का था वो कुछ ज्यादा बड़ा लगा। ठीक है। तो लेकिन ये जरूर आप सही कह रही हैं। मैं तो बोफोर्स के जमाने से इसको बार बार कहता हूँ। हम लोगों ने तो मैं रिपोर्टिंग करता था तो बोफोर्स का घोटाला 64 करोड़ का घोटाला बहुत बड़ा माना जाता था उस वक्त, राजीव गांधी, और उसमें कितना हल्ला मचा, पूरा देश उस पर जो है वीपी सिंह तो जेब में पर्ची लिए रहते थे कि बस मेरे जेब में पर्ची पड़ी हुई, सारे खातेदारों का नाम है, वो पर्ची आज तक सामने नहीं आई। और उसके बाद उस घोटाले में किसी को सजा नहीं हुई। इसमें तो लोग जेल भी गए, काफी लोग, ये राजा खुद गए, कनीमुड़ी खुद गई, शाहिद बलवा और कई लोग जो है, लेकिन आज वो जो है छूट गए। तो अब आश्चर्य और चौंकना तो सबके लिए है, लेकिन अगर अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत ने मानना है, हम सभी को मानना है। और नरेश विश्वानी का रुख कर लेती हूँ। जी नरेश, आप कोर्ट के बाहर मौजूद है, वहां की तस्वीरें हमें दिखाइए, पर समय हमारे पास कम है, जल्दी से। बिल्कुल, देखिए कोर्ट के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको झंडे यहाँ पर जरूर नजर आएंगे जो यहाँ पर हाथों में लेकर यहाँ पर लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और कोर्ट के अंदर जैसे ही कोर्ट ने बरी किया ए राजा, कनिमोझी और तमाम आरोपियों को, तो उसके बाद कोर्ट रूम के बाहर भी काफी ज्यादा जश्न का माहौल था। आशीष सिन्हा हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी हैं। आशीष, कोर्ट के अंदर क्या कुछ रहा, और ये इन लोगों के लिए तो बड़ा फैसला है, काफी ज्यादा राहत की बात है, लेकिन न्यायपालिका के लिहाज से अगर हम बात करें तो कितना बड़ा फैसला है ये? नरेश, क्विक रिएक्शन लीजिएगा आशीष का, क्विक रिएक्शन, हमारे पास समय की कमी है। पन्नों की चार्जशीट दाखिल करते हैं, 125 गवाह बनाते हैं, 2011 में चार्जशीट दाखिल होती है, 2017 में फैसला आता है, एक लंबी सुनवाई चलती है, सीबीआई के विशेष वकील नियुक्त किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। आपके पास पर्याप्त समय था, 2G की विशेष अदालत का गठन होता है, आपको आरोप साबित करना था, लेकिन आप उसमें बहुत क्विक रिएक्शन लेना है। ये कमांड मुझे स्टूडियो से मिल रही है। ये बताएं कि उस समय कोर्ट में क्या कुछ हुआ, यहाँ पर जज साहब ने क्या कहा, और उसके बाद ठीक है नरेश, आप और आशीष बने रहिए, आप और आशीष बने रहिए। आंचल जी, आशीष के चेहरे पे मुस्कुराहट है, मेरे चेहरे पर है, विनोद जी के चेहरे पर है कि इतना लंबा चौड़ा घोटाला, इतनी लंबी फिगर और खोदा पहाड़ निकली चुईया, आपके चेहरे पर भी क्या मुस्कुराहट है? मुझे लगता है कि हम में से किसी को भी मुस्कुराना नहीं चाहिए आज के दिन। उसका कारण ये है कि देखिए, ये अलग पहलू हो सकता है कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ, कितने करोड़ों का लॉस हुआ। मेरा सवाल बुनियादी यही है कि जब ये बात सामने आई, ये एक खराब पॉलिसी भी थी, कितनी इल इंटेंशन थी, यानी कि कितनी खराब मंशा थी उस वक्त मनमोहन सरकार की, क्यों वो राजा को कंट्रोल नहीं कर पाए, ये अलग अलग मसले हो सकते हैं। लेकिन 1,76,000 करोड़ का जब कैग ने आंकड़ा दिया तो हम सब ने मान लिया कि इतना बड़ा लॉस हुआ है। मतलब 1,00,000
1 और 76 के बाद 10 0 लगना अपने आप में ये आंकड़ा चौंकाने वाला था। अब उसमें कितना भ्रष्टाचार था या नहीं था ये अलग सवाल है, लेकिन इस घोटाले के बाद से कम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका आवंटन जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग से शुरू हुआ, एक तो वो रास्ता खुला। अब सीबीआई अपना केस क्यों नहीं प्रूव कर पाई? अब तो मोदी सरकार है, सारी एजेंसियां उनकी हैं, ये उसको जवाब देना पड़ेगा, ये मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा सरकार, और इसका जवाब का हमें इंतजार रहेगा कि आप कहीं पे भी हिट एंड स्कूट कर जाते हैं, कुछ भी कहते चले जाते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं, लेकिन प्रूफ के लेवल तक क्या हो पाता है? ठीक है विनोद जी 10 सेकंड बस। नहीं, मैं आंचल की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि नेचुरल रिसोर्सेज के आवंटन को लेकर के जो नीतियां बनती हैं उनमें सारी पारदर्शिता होनी चाहिए। और मुझे लगता है जब पहले आओ पहले पाओ की नीति भी बनी थी 2001 में वाजपेयी सरकार के जमाने में, तब भी उसकी नीयत खराब नहीं थी। और उस चूंकि ये था कि इस पे मोनोपोली ना हो, जो बड़े कार्टेल्स हैं बना करके वो अगर ऑक्शन होगा तो बड़े कार्टेल्स बना करके वो मोनोपोली कर लेंगे, ये नीयत थी। लेकिन उस अच्छी नीति का जिस तरह से मिसयूज हुआ, दुरुपयोग करके गड़बड़ किया गया, वो निश्चित रूप से गलत था और मनमोहन सरकार उसको रोकने में जरूर नाकाम साबित हुई। ये इसलिए इस फैसले के बाद मुझे लगता है कि आगे आने वाली कोई भी सरकार उसके लिए सबक है सारी सरकारों के लिए कि अब जब भी नीति बनाए तो उसके क्रियान्वयन पर भी पूरा ध्यान रखें। बिल्कुल। और सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी को भी कहीं ना कहीं अब एक जिम्मेदारी के साथ अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इस तरह के जो बड़े डाटा आ जाते हैं उस पर बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। सबसे